जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में खुश और सुरक्षित होंगे, मास्क पहन रहे होंगे और बार बार अपने हाथ साबुन से ज़रूर धोते होंगे, क्योंकि दोस्तों यही वो दो चीज़ें हैं जिससे हम कोरोना जैसी पैंडेमिक बीमारी से लड़ सकते हैं। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। होप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल बटन को भी दबा दिया है, ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। मैं आपका एजुकेटर गौरव आधुनिक आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम organized by our Devasya International School and which you are seeing from the point of view of pocket study. So students, आज इस वीडियो में हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं, आइए जान लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे बीते गए चैप्टर्स में, यानी अभी तक हमने जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं उन चैप्टर्स में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उम्मीद करता हूँ आपने मेरे इस पर बनाए हुए वीडियोस देखे होंगे। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात की, जिसमें हमने देखा कि कैसे मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर हमने चैप्टर नंबर 3 देखा, जिसमें हमने देखा था कि कैसे प्लानिंग इज़ द ब्रेन ऑफ बिजनेस, कैसे प्लानिंग ही पूरे बिजनेस का आधार है। उसके बाद चौथा और सबसे फ्रेश चैप्टर जो अभी हमने देखा है, हाल ही में इसकी टेस्ट भी हमने कंप्लीट की है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में चर्चा की। ऑर्गेनाइजिंग में हमने देखा कि कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बनाए गए मेरे जो वीडियोज़ हैं आपको समझ रहे होंगे, पता चल रहे होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी एडवाइस रखिए, सजेशंस रखिए, ताकि मैं आपके लिए आगे भविष्य में अच्छे वीडियोस लेकर आ सकूं। सो चैप्टर नंबर 5, स्टाफिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस शब्द को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा, स्टाफिंग या फिर स्टाफ। आखिर इसका मतलब क्या होता है और मैनेजमेंट में स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये मैनेजमेंट का तीसरा प्रोसेस है, यानी प्रोसेस का तीसरा हिस्सा। सबसे पहली मैनेजमेंट की प्रोसेस हमने डिस्कस की चैप्टर नंबर 3 में, प्लानिंग। फिर हमने सेकंड प्रोसेस के बारे में चर्चा की, जो कि थी ऑर्गेनाइजिंग। अब हम चर्चा कर रहे हैं तीसरी प्रोसेस के बारे में, जो है स्टाफिंग। बच्चों, स्टाफिंग क्या होता है? आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पता होगा कि स्टाफिंग मतलब द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से आया और ये कब से हमारे दुनिया में, इस वर्ल्ड में स्टाफिंग जो है वो प्रेजेंट है, उसको जानने के लिए हमें हमारी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। और हिस्ट्री हमें हमारे भारत की बताती है कि भारत 1947 से पहले एक स्लेव कंट्री था, जिस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को क्या कर रही थी? एक्सप्लॉइट कर रही थी। कैसे एक्सप्लॉइट कर रही थी? वो यहाँ से रॉ मटेरियल्स खरीद कर अपने देश में ले जाकर अपने देश में उन रॉ मटेरियल्स को फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके बेच रही थी। ठीक है, शायद इसी वजह से ब्रिटिशर्स को भारत पसंद भी था और उन्होंने 200 साल तक भारत पर राज भी किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी मजबूत हो, पर एक ना एक दिन उसका अंत ज़रूर होता है। तो उसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी 15 अगस्त और 1947 को भारत छोड़कर जाना पड़ा। और उनके जाते ही भारत में क्या शुरू हुई? जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन अपनी ब्रिटिश में कर रहा था, वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत में शुरू हुई। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या हुआ? देखिए, औद्योगिक क्रांति, इसे हम हिंदी में कहें तो औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं। और ये जो औद्योगिक क्रांति होती है, ये उद्योगों को बढ़ाती है। उद्योग मतलब इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाती है। इससे क्या होता है? इससे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट मार्केट में जाकर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या हुआ? जीवन जीने का स्तर को और अच्छा करे, बेटर प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, सो यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बाद लोगों को ये बात तो समझ में आ गई थी कि भाई जो वर्कर्स हैं, उन वर्कर से हम जैसे चाहे वैसे काम नहीं करवा सकते। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए है, यानी अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो एम्प्लॉयज़ से 8 की जगह 10 घंटे, 12 घंटे, यहाँ तक कि 16 घंटे भी काम करवाया जाता था। ठीक है, लेकिन लोगों को जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये पता चल गया कि ज़्यादा काम करने की वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मेंटली और फिज़िकली वीक हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो मेंटली और फिज़िकली वीक हो जाते हैं तो क्या होता है? वो काम नहीं कर पाते और हम एक अच्छा एम्प्लॉय
खो देते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी में यानी 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में एक डायनेमिक मैनेजमेंट लीडर ने ये रियलाइज़ किया कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेंसिटिव स्टाफ की ज़रूरत है बच्चों। तो यहाँ ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, सेंसिटिव स्टाफ। क्यों? क्योंकि अगर हम सेंसिटिव स्टाफ रखेंगे तो वो जो स्टाफ होगा वो सिर्फ फिजिकली काम नहीं कर रहा है, मेंटली भी काम करेगा, यानी वो ये सोच विचार का काम करेगा और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उससे वो सॉल्व भी कर देगा। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो पहले का फंडा था, जो पहले का स्ट्रक्चर था, एम्प्लॉयज़ पर सिर्फ बर्डन डाल देना, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ये बिल्कुल चेंज हो गया था 19वीं सेंचुरी तक। और लोगों ने किस चीज़ पर ध्यान देना शुरू किया? ध्यान दिया स्टाफिंग पर, कि अगर हमारे पास अच्छा स्टाफ होगा, अच्छी टीम होगी, तो हम प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टम के साथ काम करेंगे और तेज़ी से डेवलपमेंट भी पाएंगे। और इस स्टाफिंग प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर टोटल 5 से 6 स्टेप्स में डिवाइड करके दी है पूरी प्रोसेस को। प्रोसेस की शुरुआत होती है रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट मतलब कोई भी एम्प्लॉय को सबसे पहले जॉब अप्लाई की जाती है, यानी उसके ऊपर क्या है कि उसको जॉब दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट। सेकेंडली सिलेक्शन, अब जो भी लोगों को जॉब दी गई है उसमें से जो बेस्ट काम कर रहा है उसको हायर अथॉरिटीज़ क्या करती है? प्रमोट करती है। प्रमोट करती है मतलब क्या करती है? अपॉइंट करती है। अपॉइंट मीन्स कि उसे कॉल ऑफ लेटर मिल चुका है और अब वो क्या हो गया है? कंपनी का एक एम्प्लॉय बन चुका है। अप्लॉय बनने के बाद अगर उसका काम अच्छा होता है तो उसे प्रमोशन मिल जाता है। प्रमोशन मतलब और अच्छे लेवल पर काम करने के लिए उसे भेजा जाता है। और अगर उसका काम ठीक नहीं है या फिर उसकी जो सर्कल है, सर्कल मीन्स उसके जो आसपास के कलीग्स हैं, उसको वो काम नहीं करने दे रहा है या फिर उसकी वहाँ अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे हम ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेनिंग दी जाती है उन नए एम्प्लॉयज़ को जो ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार जुड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 6 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। आप इसे स्टाफिंग की प्रोसेस भी कह सकते हो। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड ट्रेनिंग। ठीक है बच्चों, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं स्टाफिंग के। तो आइए शुरू करते हैं स्टाफिंग के मीनिंग के साथ। द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबको पता है भाई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही स्टाफिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल को डेवलप करती है। कैसे डेवलप करती है? यानी जो लोग काम कर रहे हैं वो आपस में अपना विकास करते हैं। विकास करते हैं मीन्स अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, फिजिकली भी मेंटली भी। ठीक है, कैसे डेवलप कर रहे हैं? अब वो और बेहतर, क्योंकि हर दिन अगर हम एक ही काम रोज़ करेंगे बच्चों, तो एक ना एक दिन हम उस काम में क्या हो जाएंगे? परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे या फिर परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे। कैसे? अगर हम एक ही काम को लगातार बार बार करते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो दिमाग है, यानी हमारा जो ब्रेन है, उस काम के लिए क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। और फिर अगली बार वो और कम गलती करेगा, नेक्स्ट टाइम वो और कम गलती करेगा। उसी तरह जैसे हमने 10th में देखा था, 10th में क्यों आपसे लगातार बार बार टेस्ट लिए जाते थे क्लासेस में, स्कूल्स में अंदर? रीज़न उसका एक ही था कि आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए। उसी प्रकार जो स्टाफिंग होती है, उस स्टाफिंग के अंदर भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंटिन्यूस काम करते हैं, और कंटिन्यूस काम करने की वजह से वो अपने आप को डेवलप भी करते हैं ताकि उनसे गलतियां कम हों। उसके बाद बच्चों, प्लानिंग ऑफ द बिजनेस माइट हैव बीन डन बट बेस्ट पॉसिबल मैनर। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो माइट बी डन to the proper, but the selection of organization and training of a personnel is improper, then the organization cannot be successful। यानी मतलब क्या है इस लाइन का? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बोल रहा है कि भाई जो प्लानिंग होती है अगर वो सही से नहीं होगी तो भी इसे बाद में जाके चेंज किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी अगर ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नहीं है तो भी ये बाद में जाकर हम इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो स्टाफिंग है, यानी जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो लोग ही सही जगह पर हमने नहीं रखे, ऐसे लोगों को रख दिया जो लोग उस काम के काबिल नहीं हैं, या फिर हम कहें कि वो उस कैपेबिलिटी नहीं रखते उतनी उस काम को करने की, और हमने वहाँ रख दिया, तो क्या होगा? प्लानिंग भी ख़राब हो जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग भी ख़राब हो जाएगी, और स्टाफिंग तो ख़राब हो ही रही है। सो इन शॉर्ट, हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कितनी भी अच्छी कर लें, अगर हमने स्टाफिंग अच्छे से नहीं की तो हमारी जो ये पूरी प्रोसेस है, ठीक
ठीक है, अभी तक की, वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो आइए बच्चों कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं इसका आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है कि इन द ऑर्डिनरी सेंस द टर्म स्टाफिंग इज़ नॉट मेयरली रिक्रूटमेंट बट इट इंक्लूड्स एक्वायरिंग एम्प्लॉय, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, मेंटेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि भाई ये सिर्फ रिक्रूटमेंट की प्रोसेस नहीं है कि हमने सिर्फ लोगों को काम पे रख लिया, इसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको प्रॉपर काम की, ठीक है, उनको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर न जाएं। तो ये कुछ हैं कॉन्सेप्ट जो स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफिंग में कि सिर्फ रिक्रूटमेंट को नहीं जोड़ सकते, रिक्रूटमेंट के साथ साथ हमें सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र को भी और पोस्ट रिटायरमेंट को भी जोड़ना पड़ेगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट देने में बहुत सहायक होती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है स्टाफिंग का। अब हम बढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पहला पॉइंट आपको देखने को मिलता है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑल्दो एवरी फंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, हर मैनेजमेंट का हर फंक्शन इम्पॉर्टेंट है लेकिन इस फंक्शन में ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है, ये इसीलिए भी आप देख सकते हो कि ये एक लिंक है। लिंक मतलब क्या है कि ये एक ऐसा स्टेप है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में आता है। कैसे? हमने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की, उसके बाद स्टाफिंग होती है, और स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग एंड देन कोऑर्डिनेशन। तो कहीं ना कहीं ये स्टाफिंग जो प्रोसेस है ये बीच में रहकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, जिससे फ़ायदा क्या होता है कि स्ट्रक्चर बना रहता है और काम अच्छे से होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मैनेजमेंट लेवल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए? कंपनी के लिए। सेकंड बोलता है इट इज़ अ पेरेनियल प्रोसेस। देखिए बच्चों, ये जो पेरेनियल शब्द है ये आपको मैनेजमेंट की इस बुक्स में काफ़ी बार देखने को मिलेगा। आपको समझ लेना इसका मतलब क्या है। पेरेनियल मतलब जैसे हमने 10th में पैरेलल पढ़ा हुआ है, पैरेलल लाइन्स, ठीक है, द लाइन विच डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को बिल्कुल भी विभाजित ना करें, काटे ना। जैसे हम बात करें रेलवे लाइन की, ठीक है, रेलवे लाइन की जो लाइंस होती है, रेलवे ट्रैक्स जो होता है, वो पैरेलल लाइन का बेस्ट एग्जांपल है। तो उसी तरह पेरेनियल मतलब क्या हुआ? साथ साथ में चलने वाली प्रक्रिया। अब इसमें पेरेनियल प्रोसेस क्या हो गई, ध्यान से समझना। ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एम्प्लॉय, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो, बड़ी हो, मीडियम हो, उसके साथ साथ कौन सी चीज़ चलेगी? उसके साथ साथ ह्यूमन फैक्टर चल रहा है। मतलब अगर एम्प्लॉय नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ऑर्गेनाइजेशन की अहमियत है उससे बराबर अहमियत उनमें काम करने वाले लोगों की भी होती है। ठीक है बच्चों, तो पेरेनियल मीन्स क्या होता है? वर्किंग टुगेदर, जो साथ साथ चले। एज द लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एग्जिस्ट, एम्प्लॉय एंड स्टाफिंग विल ऑल्सो एग्जिस्ट। यानी जब तक ऑर्गेनाइजेशन का नामो निशान रहेगा तब तक स्टाफिंग और एम्प्लॉयज़ का भी काम रहने ही वाला है। तो ये एक पेरेनियल प्रोसेस है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो है कंसर्न्ड विथ ह्यूमन रिलेशंस। यानी इनका जो काम है वो किस काम से रिलेट करती है? ये रिलेशंस, वो भी खासकर ह्यूमंस के, उससे रिलेट करती है कि जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छे संबंध बने सभी के, वो खुशी खुशी काम करें, अपने काम को एक्सेप्ट करें, एंथुसियाज्म से भरे रहें और मोटिवेशन के साथ काम करें। मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो लोगों से बेस्ट ले मतलब जो भी वो कर सकते हैं बेस्ट वे में, ठीक है, वो काम हमें उनसे लेना है। और वो कैसे होगा? उनको खुश रख के, उन्हें हैप्पी रख कर। क्योंकि हम सबको पता है जो ह्यूमन बीइंग है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे आपने 11th में पढ़ा हुआ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, CELL, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी याद रखो, ये याद रखने लायक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं हमारे। CELL, सेल से आपको इसको याद रखना है। CELL, C स्टैंड फॉर कैपिटल, E स्टैंड फॉर एंटरप्रेन्योर, L स्टैंड फॉर लेबर एंड द लास्ट सेकंड L स्टैंड फॉर लैंड, ठीक है। अब इन चारों में, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर और लैंड में, दो चीज़ें E और L यानी एंटरप्रेनर और लेबर, ये दो चीज़ ऐसी है जो ह्यूमन फैक्टर में आती है। ह्यूमन मतलब इसमें ये लाइव रिसोर्सेस है बच्चों। कैपिटल लाइव नहीं है, चलो वो तो पैसा है, और लैंड भी लाइव नहीं है, वो ज़मीन है। लेकिन लेबर और एंटरप्रेनर ये दो चीज़ हैं जो लाइव है। लाइव मीन्स जीवित है, ठीक है, जीवित संसाधन है,
ठीक है, लाइव रिसोर्सेस हैं बिजनेस के, तो इनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं रखोगे तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। आपने जो भी इन्हें सिखाया है ये फिर उस सीखी हुई चीज़ों को दूसरों के लिए अप्लाई करेंगे। इसलिए ये एक ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर है जो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने की कोशिश करता है। सो इट इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड विथ ह्यूमन रिलेशंस। पॉइंट 4 आपको यहाँ पर देखने को बताएगा कि स्टाफिंग इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। देखिए बच्चों, पिछले वीडियोस में भी हमने डायनेमिक शब्द के बारे में चर्चा की, फिर भी एक बार और आपको बता दूँ, डायनेमिक्स एवर चेंजिंग। व्हाट इज़ डायनेमिक मीन्स? डायनेमिक मीन्स एवर चेंजिंग, यानी जो लगातार बदलता रहे। लाइक आवर डे, आवर एवरी डे इज़ डायनेमिक, यानी हमारे जितने भी दिन होते हैं मतलब जो आपकी लाइफ के डेज़ होते हैं वो सारे डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक होते हैं मतलब वो एक दूसरे जैसे नहीं होते, अलग होते हैं। हर दिन कुछ नया होता है हमारे साथ, होता है कि नहीं? हर दिन एक जैसा तो होता नहीं है। उसी तरह जो स्टाफिंग है वो डायनेमिक प्रोसेस है। बिकॉज ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग ऑल एक्टिविटीज़ कैन ऑर्गेनाइजेशन बिकम डायनेमिक। मतलब क्या होता है कि और अगर स्टाफिंग अच्छी होगी हमारी तो हम क्या हो सकते हैं, हम समय के हिसाब से हमारी प्लानिंग को भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, चेंजेस को सही समय पर अप्लाई करके हम नुकसान से बच सकते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट बोल रहा है, इट इज़ रिलेटेड विद अदर मैनेजरियल फंक्शन ऑल्सो। मतलब इसके साथ साथ दूसरे मैनेजरियल फंक्शन भी इसमें जुड़े होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, हमने अभी देखा ये आपस में क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पॉइंट 6 यहाँ आपको बताता है, इट इज़ हैविंग अ वेरी वाइड स्कोप। वाइड स्कोप मतलब क्या हुआ कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, हम इसको छोटे से समय में नहीं समझ सकते। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये लेबर से शुरू होती है। ठीक है, वही लेबर ट्रेनिंग पाता है, मेंटेन होता है और काम करता है अपने लिए और डेवलप करता है अपनी फिज़िकल और मेंटल स्किल्स को। ठीक है, ताकि वो आगे जाकर ज़्यादा पैसा कमाए और ऑर्गेनाइजेशन को भी ज़्यादा बेनिफिट दे। तो इन शॉर्ट ये बहुत वाइड स्कोप है। ठीक है, हम इसको अलग अलग वेज़ में देखेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद 7th और आखिरी जो पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। यानी जो स्टाफिंग होती है वो सिर्फ एक एक्सपेंडिचर प्रोसेस नहीं है, यानी द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट अ एक्सपेंस बट इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हम रिक्रूटमेंट करने के लिए पैसा लगा रहे हैं, हम जो एम्प्लॉयज़ को काम पे रखने के लिए जो पैसा लगा रहे हैं वो हमारे लिए खर्च नहीं है, हमारे लिए कोई एक्सपेंस नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, यानी निवेश है। क्यों निवेश है बच्चों? ठीक है, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है। रीज़न क्या है बच्चों उसका? क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं उनको रिक्रूटमेंट करने के लिए, उनकी रिक्रूटमेंट करने के लिए जो भी खर्च आप कर रहे हो, जो भी पैसा आप लगा रहे हो, वो पैसा जो लग रहा है वो कोई एक्सपेंस नहीं है, खर्च नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, यानी निवेश है। कैसे? क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ को आपने खर्च करके रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, उतना पैसा उनके पीछे लगाया ट्रेनिंग में, अब वो आगे जाके आपको क्या है, दोबारा ट्रेनिंग की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न, एक्सपीरियंस आ जाएगा उनको और वो एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर काम करेंगे। यानी जितना आपने एक्सपेंस किया उससे ज़्यादा वो आपको कमा कर देने वाले हैं। इसी वजह से मैनेजमेंट की इस तीसरी प्रोसेस को हम एक एक्सपेंडिचर के हिसाब से नहीं देखते, बल्कि हम इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, एक निवेश की तरह देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज़ नॉट अ एक्सपेंडिचर प्रोसेस बट इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। बोर्ड के 2013 या 14 चेक कर लेना आप एक बार, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ अ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इसमें। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, याद रखना कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही ऐसी प्रोसेस है जो एक्सपेंस प्रोसेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, वो है स्टाफिंग। ठीक है बच्चों, तो आज का जो ये हमारा सेशन है, आज का जो वीडियो आपने ये देखा, उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा सेशन है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, पता चला होगा। ठीक है, सो एक बार और लास्ट बार, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबाकर पर्सोनल को ऑल कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो आज आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, दोबारा ज़रूर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आई एम योर एजुकेटर गौरव आधुनिक, साइनिंग ऑफ टुडे। टेक केयर।
जय हिंद।